आज मैं आपके पास ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो शायद हमारी ओपीडी में पूछे जाने वाला सबसे बड़ा सवाल। तो क्या स्पाइन सर्जरी के कारण पैरालिसिस हो सकती है? क्या लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करने के बाद, नई से नई तकनीक यूज करने के बाद भी पैरालिसिस हो सकती है? कैन इवन आफ्टर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन और ड्यूरिंग योर स्पाइन सर्जरी विल देयर स्टिल बी पैरालिसिस? हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज मैं आपके पास ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो शायद हमारी ओपीडी में पूछे जाने वाला सबसे बड़ा सवाल। ये वो सवाल है जिससे जाने न जाने कितने लोग मानसिक रूप से जूझ रहे हैं। ये वो सवाल है जिसकी वजह से जाने कितने लोग दर्द से सालों साल बिता रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज डर होती है। डर सबसे बड़ा है और डर की वजह से हम बहुत सारे काम नहीं करते और डर ही ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से कई सारे डिसीजंस हम लेने में असक्षम हो जाते हैं। तो क्या स्पाइन सर्जरी के कारण पैरालिसिस हो सकती है? क्या लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करने के बाद, नई से नई तकनीक यूज करने के बाद भी पैरालिसिस हो सकती है? इवन आफ्टर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन और ड्यूरिंग योर स्पाइन सर्जरी विल देयर स्टिल बी पैरालिसिस? बहुत कॉमनली पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने तो सुना ही होगा ना, ये कहते हैं कि स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस हो जाएगी, स्पाइन तो छिड़वाना ही नहीं चाहिए। हमारे पड़ोसी ने हमें बताया कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत करा लेना। हमारे दोस्तों ने हमें बताया है कि स्पाइन सर्जरी अगर आप कराओगे तो पैरालिसिस हो सकती है। हमारे पूरे गांव में सब लोग यही कहते हैं कि सर्जरी नहीं करनी है। मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एवरीबडी इज ए नो नो। इनफैक्ट लोग यहाँ तक कहते हैं कि हमारे घर के जो फिजिशियन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी मना कर रहे हैं कि स्पाइन सर्जरी मत कराइए। तो फिर हम वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत कैसे ला पाएं सर्जरी की? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने पर्सनली 10 साल, 15 साल, 20 साल लोगों को दर्द से गुजरते हुए देखा है। अपनी पूरी लाइफ को एक तरह से बदलते हुए देखा है। ना जी पाना, ना कुछ काम कर पाना, ना खुश रह पाना। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स मुझे इतना दुख से बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को भी नहीं उठा पाता, और ये बोलते हुए कभी कभी उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने जॉब पे काम नहीं कर सकता, मैं चेयर पे बैठ नहीं सकता, मैं बेड पे सीधा सो नहीं सकता। और ऐसी हजारों दुख भरी कहानियाँ एक स्पाइन सर्जन होने के नाते हमको सुननी पड़ती हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करनी चाहिए। इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या मैं इस सवाल का जवाब अच्छी तरह डिटेल में बता पाऊँ। तो देखिए, स्पाइन सर्जरी जो हैं उनको 3 प्रकार से डिवाइड किया जाएगा। पहली जो सर्वाइकल रीजन में होती हैं, दूसरी जो थोरेसिक या फिर छाती की रीढ़ की हड्डी के रीजन में होती हैं, और तीसरी लंबर स्पाइन के रीजन में। तो जो पैरालिसिस की नस है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड, वो L1 के लोअर बॉर्डर या L2 लेवल पे खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ पतली पतली नसें बचती हैं। तो अगर आपकी लंबर स्पाइन सर्जरी हो रही है तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पैरालिसिस का रिस्क टोटली खत्म हो जाता है। लगभग 99.99% जीरो ही हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कॉर्ड है, जो प्राइमरी पैरालिसिस रीजन है, वो होता ही नहीं। इंडिविजुअल नस में किसी को सर्जरी जो हम करते हैं तो वो एक नस की होती है, जैसे किसी की L5 नस की जा रही है, किसी की L4 की नस की जा रही है, किसी की L3 नस की जा रही है। तो ये अलग अलग मसल को सप्लाई करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि जो सर्जरी है वो हमारी सर्वाइकल स्पाइन की है या थोरेसिक स्पाइन की है। ऐसे केस में कॉर्ड तो बीच में होती है, बट टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है अब कि जो कॉर्ड के ऊपर काम करने की हमारी क्षमता है, जो मेरी कैपेसिटी है उस कॉर्ड पे काम करने की, वो कई गुना बढ़ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में सर्जन्स अच्छे नहीं होते थे। दे वर एज गुड, इनफैक्ट दे वर समहाउ मोर ट्रेन्ड देन अस। वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज्यादा स्मार्ट हुआ करते थे। बट वही वाली बात है कि आज से जब कई साल पहले जब प्लेन्स नहीं होते थे तो लोग और ज़्यादा नेविगेट बेटर कर पाते थे, बट क्योंकि प्लेन था ही नहीं तो उनको दूर रास्ता जाने में
कई दिनों का या कई महीनों का टाइम लगता था। आप अमेरिका महीनों में पहुंचते थे, अब घंटों में पहुंचते हैं, ना कि इवन दिनों में। तो ये पर्सपेक्टिव सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्लेन आ गया, और प्लेन आने से जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि कोई अगर अमेरिका जाता था तो वो साल भर का प्रोग्राम होता था, क्योंकि कुछ महीने में पहुंचेगा, कुछ महीने में आएगा, कुछ महीने वहां रहेगा। अब आप अमेरिका जाके 2 दिन में लौट के आ सकते हैं, तो लोग सिर्फ मीटिंग के लिए अमेरिका जा सकते हैं। तो ये एक पैराडिम शिफ्ट है, पूरी वर्ल्ड को इसने चेंज कर दिया, पूरी दुनिया को इसने कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई इंस्टेंट टेक्नोलॉजी। तो अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि एंडोस्कोप, जिसमें कि आप बहुत छोटी जगह से काम कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप, जिसमें आपको कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है कि आप उसके ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स कितने आप उससे दूर रखने हैं, कैसे काम करना है। जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो कई गुना बढ़ती चली जाती है। इसके बाद और भी कई सारी टेक्नोलॉजी हैं जो हम स्पेशल केसेस में, जैसे अगर हम स्कोलियोसिस करेक्शन सर्जरी कर रहे हैं, या फिर किसी के कॉर्ड के साथ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इनएविटेबल कॉर्ड हैंडलिंग होने वाली, तो ऐसे केसेस में हम न्यूरो मॉनिटरिंग भी यूज करते हैं, जिसमें कि कंटिन्यूसली ये पता चलता रहता है कि कहीं कोई डैमेज स्पाइन में तो नहीं आ रहा। तो ऐसी हजारों चीजें, ऐसे हजारों टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। अब हमें सर्जरी के दौरान कंटिन्यूसली हाई इमेजिंग से ये पता चल जाता है कि हमारे जो स्क्रूज हैं वो कहाँ जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा हाई एंड MRI CTs को देखने के बाद एग्जैक्ट सर्जरी प्लान कर पाते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग बहुत फाइन नर्व्स और बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं। एंडोस्कोप की मदद से ब्लीडिंग लगभग खत्म ही हो जाती है, तो हमें अगर जब ब्लीडिंग नहीं होती तो हमें इतना ज़्यादा क्लियर टिश्यू दिखता है कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता कि ये नर्व है या डिस्क है। तो ऐसी बहुत सारी बातें अब हो गई हैं जिसकी वजह से एक पूरा पैराडिम शिफ्ट और या एक पूरा युग सर्जरी का बदल गया है। एक पुराने ज़माने की सर्जरीज थी और एक नई ज़माने की सर्जरीज आ गई हैं, और इन नए ज़माने की सर्जरीज में रिस्क अत्यधिक कम होता जा रहा है, लगभग ना के बराबर होता जा रहा है। मैं नहीं सोचता कि रिस्क 0.1% या 0.01% से ज़्यादा होता होगा। मैं बहुत कॉमनली पेशेंट को ये बोलता हूँ कि पेशेंट मुझसे पूछता है कि सर सर्जरी जो आप करेंगे उसमें कितने प्रतिशत चांस है कि हमारी स्थिति और बिगड़ जाए। तो मैं पेशेंट को एग्जांपल देता हूं कि बस उतना चांस है कि जब आप यहां से मेरे क्लिनिक से घर जा रहे होंगे तो क्लिनिक से घर जाने के बीच में आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, और एक्सीडेंट होने के बाद उससे किसी को जान माल का खतरा हो जाए। इतना चांस है कि सर्जरीज के बीच में दौरान कुछ ऐसा हो जिससे कि आपकी वीकनेस बढ़ जाए और वो परमानेंट हो जाए। ज़्यादातर ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी रेयर केस में ऐसा होता है तो वो टेम्परेरी रूप में होता है, फिर धीरे धीरे पेशेंट रिकवर करने लगता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल जो सर्जरीज की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी हैं। पुराने ज़माने में इतने हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इतनी हाई फैसिलिटीज़ नहीं थी, और इसके कारण की वजह से सर्जरीज के आउटकम इतने अच्छे नहीं होते थे। दूसरा प्रॉब्लम ये भी थी कि तब MRI या तो शुरुआत में आया ही नहीं था, और जब MRI आया था तो उसका रेजोल्यूशन इतना कम था कि उसमें क्लियरिटी से ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कि प्रॉब्लम पिन पॉइंट किस लोकेशन पे है। अब MRI मतलब मिलीमीटर्स में भी नहीं, पॉइंट ऑफ मिलीमीटर्स में है, मतलब माइक्रो मिलीमीटर्स में आपको छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा दिखता है। तो आप बहुत ज़्यादा फाइन एनालिसिस कर सकते हो, और फाइन एनालिसिस करने से हमें ये एडवांसमेंट और ये एम्पावरमेंट मिलता है कि हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में पता लगा पाएं। और जब हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में पता लगा पाते हैं तो एग्जैक्टली उसी जगह पे अपने एंडोस्कोप को या माइक्रोस्कोप को फोकस कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ इलाज कर पाते हैं। और मैं बहुत सीरियसली ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने वाला मैं अकेला डॉक्टर नहीं हूँ। सारे स्पाइन सर्जन्स के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सारे सर्जन्स एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो जो भी आपके सर्जन हैं, जो भी जिनसे भी आप इलाज करा रहे हैं, आप बस उन पर ट्रस्ट करिए। और अगर आपको वो ये बता रहे हैं कि आपको आपकी प्रॉब्लम है
अब वो इतनी बढ़ गई है कि उसके लिए हमें और दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता इसमें कोई रिस्क है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें कोई स्ट्रेस की बात है। यदि आपको पैरों में वीकनेस, हाथों में कमजोरी, ब्लैडर बाउल के सिम्टम्स, अत्यधिक दर्द, या आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे बैलेंस का इशू आ रहा है जो कि रेड फ्लैग साइंस की कैटेगरी में होता है, तो आपको अपने सर्जन से बात करके सर्जरी के बारे में पूछना चाहिए और आपको इलाज के लिए अग्रसर होना चाहिए। पर ये बात भी जानने वाली है कि कभी कभी जब पेशेंट आता है तो उसको सर्जरी ना कराने की वजह से, या सर्जरी लेट हो जाने की वजह से, या फिर लेट ना भी हो, इतनी स्पीड से आपकी स्पाइन में कंप्रेशन बढ़ा कि आपको टाइम ही नहीं मिला। ऐसा कभी कभी बहुत सीवियर स्लिप डिस्क में होता है, कभी कभी ऐसा ट्रॉमा में होता है, कभी कभी ऐसा ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है कि अगर आप गिरे और इतनी जोर से चोट लगी, फ्रैक्चर हुई कि रीढ़ की हड्डी में मेजर इंजरी हो गई। तो यदि ऐसे केसेस में अगर एक्सट्रीम दबाव आ गया है और एक्सट्रीम दबाव आने की वजह से, चाहे वो सर्जरी लेट करना हो, चाहे वो एक्सट्रीम कंप्रेशन आ गया हो अर्जेंटली, या फिर पैरालिसिस हो, या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया हो, कोई चोट लग गई हो, तो उसमें एक बार आप जब आते हैं और तभी अगर आपका पैर पैरालाइज्ड है या हाथ पैरालाइज्ड है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो सर्जरी की वजह से पैरालाइज हुआ। सर्जरी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं और ज़्यादातर चांसेस में यदि आपकी नर्व इंटैक्ट है तो वो ठीक हो जाता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पर उसमें ठीक होने में समय लगता है, 3 से 6 महीने का समय लगता है। धीरे धीरे रिकवरी आती है, धीरे धीरे पेशेंट ठीक होता है और धीरे धीरे मरीज को आराम मिलता है। हालांकि ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी पेशेंट आता है सर्वाइकल कॉर्ड ट्रांजैक्शन, जिसमें कि अगर आप को चोट लगी और आपकी स्पाइनल कॉर्ड कट ही गई, ऐसे केसेस में रिकवरी आना कठिन होता है। बट ज़्यादातर केसेस में सिर्फ दबाव है और दबाव को लंबा समय नहीं हुआ है, तो चांसेस होते हैं रिकवरी आए। बट उसमें सर्जरी करने के बाद हमने दबाव तो हटा दिया, बट क्योंकि नस में खून का चलाव धीरे धीरे बढ़ता है तो मरीज को धीरे धीरे फायदा होता है और कई बार लंबे समय तक फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, जिसका कि मिनिमम टाइम 3 से 6 महीने होता है। कुछ लोगों को पूरी तरह रिकवरी आते आते साल भर भी लग सकता है। तो अगर आपको सर्जरी से पहले या फिर प्री ऑपरेटिवली सर्जरी से पहले अगर आपको कोई पैरालिसिस नहीं है, तो चांसेस हैं कि सर्जरी के बाद भी कुछ नहीं होगा और आप सर्जरी के मोस्टली नेक्स्ट डे ही खड़े होकर चलने लग जाएंगे। अगर आपकी बड़ी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के 1-8 दिन के अंदर आप आराम से चलने फिरने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे और 2-4 दिन के अंदर आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप घर चले जाओगे। अगर आपके स्टिचेस वाली सर्जरी है तो आप 15-20 दिन में स्टिच विच कटा लोगे। अगर स्टिच वाली सर्जरी नहीं है तो स्टिचेस का कोई मतलब ही नहीं, आप बस घर पर ही ड्रेसिंग निकाल सकते हैं अपनी डॉक्टर की हिदायत के हिसाब से। पर यह इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि अगर सर्जरी से पहले ही पैरालिसिस आ गई है, आपका पैर उठ नहीं पा रहा, आप हील पे चल नहीं पा रहे, आपका पैर गिर जा रहा है, आप फुट पे नहीं चल पा रहे, आपकी एड़ी गिर जा रही है, या आपके हाथों से पेन गिर रहा है, सामान गिर रहा है, अगर आप अपने हाथ से खाना नहीं कर पा रहे, आप बटन नहीं लगा पा रहे, इस तरह की सिचुएशन अगर आ रही है तो आपको डॉक्टर से रिलेटिवली अर्जेंटली मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और अगर डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि ऐसा कंप्रेशन की वजह से हो रहा है और उनको लगता है कि उनकी नज़र में सर्जरी अच्छा ऑप्शन है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, पैरालिसिस से बचने के लिए ही तो आप सर्जरी नहीं करा रहे थे और वो तो ऑलरेडी होना शुरू हो गई है। और पैरालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो कि रिकवर करती है, लेकिन बहुत स्लो रिकवर करती है और रिकवरी रेट कभी भी क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि कितने पेशेंट में कितना होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये रेड फ्लैग है। अपने स्पाइन सर्जन से डिस्कस करिए, मिलिए, और अगर वो सर्जरी की सलाह दें तो सर्जरी ज़रूर कराइए। मैं आशा करता हूँ इससे आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से कि अब स्पाइन सर्जरीज में पैरालिसिस का रिस्क बहुत कम हो गया है। ऑलमोस्ट 0.0001% के आसपास तक हो गया है। स्पेशली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी तो बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है। और इन बातों के अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन है या अगर मन में कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी रिप्लाई करने की। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो आपका डर कुछ कम हुआ होगा और आप अपने डॉक्टर से मिलके सर्जरी की तरफ अग्रसर होंगे। डरिए मत, डर के आगे जीत है। आप जीत सकते हैं और आप ठीक भी हो सकते हैं, और ये मेरा विश्वास है। और किसी भी इंसान को स्पाइन सर्जरी से
एज ऑफ 2024 एज आई टॉक टू यू, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वर्ल्ड सेफ प्लेस बन गया है स्पाइन सर्जरी के लिए, और ऐसा हुआ है वंडरफुल टेक्नोलॉजी की वजह से, और बहुत सारे इतने ब्यूटीफुल स्पाइन सर्जन्स की वजह से, और हमारे गुरुओं की वजह से जिन्होंने हमें स्पाइन सर्जरी सिखाई। दे वर सो गुड, दे वर सो ग्रेट, जिन्होंने हमें सिखाया, और आज हम अच्छा कार्य करके बहुत लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।